हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरबीएससी विजार्ड। आज से हम हमारी केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 आरबीएससी केमिस्ट्री। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है, आप लोगों के भी अब एनसीईआरटी की बुक्स चलेंगी। तो अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी में होगा वो पढ़ेंगे और आरबीएससी पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपका जो पेपर होगा, जो आपके पेपर्स हो चुके हैं प्रीवियस पेपर, उनको सबको एनालाइज करके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सब आपको बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम का जो लेवल होता है उस हिसाब से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारा यूनिट 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड का मतलब। सॉलिड मतलब क्या होता है? तो इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये एक मैटर की स्टेट होती है विच पजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड पजेस रिजिडिटी ऑल्सो। क्या होती है ना, ये मान लीजिए कुछ भी एक सॉलिड है तो इसकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है और रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब कठोरता, सख्त। अपन कहते हैं ना कि ये बंदा काफी रिजिड है, इसका मतलब है कि ये काफी ठोस होती है, काफी रिजिड। क्लियर? तो आप समझते हैं इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये एक स्टेट मैटर की एक स्टेट होती है विच पजेस डेफिनेट शेप। क्या पजेस करती है? डेफिनेट शेप पजेस करती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और डेफिनेट वॉल्यूम पजेस करती है। क्लियर? एंड पजेस रिजिडिटी ऑल्सो, और रिजिडिटी भी पजेस करती है। तो ये क्या होती है? एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जो क्या करती है? डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम पजेस करती है, रखती है अपने अंदर, एंड पजेस रिजिडिटी, अपने अंदर ठोसपन, कठोरता रखती है। क्लियर? अब देखो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम से क्या मतलब है। आप वाटर ले लीजिए, कोई भी लिक्विड चीज ले लीजिए, अगर आप उसको ग्लास में फिल करते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर आप उसको प्लेट में फिल करते हैं तो प्लेट की शेप ले लेता है, या फिर आप उसको किसी भी सर्कल बाउल में फिल करते हैं तो बाउल की शेप ले लेता है। तो लिक्विड क्या करता है? अपनी शेप चेंज कर देता है। बट जब मैं इस मार्कर को ग्लास के अंदर रखूंगी तो इसकी शेप तो मार्कर जैसी रहेगी, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। इस वजह से हम कहेंगे इसको डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम से क्या मतलब है? मान लीजिए आपने एयर ली, आपने एक ग्लास एयर ली, मतलब एक पूरा, मतलब आपने अपनी मुट्ठी के अंदर जो एयर है भरी है, अभी कुछ मेरे अंदर पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये एयर के साथ घुल मिल के अपनी वॉल्यूम चेंज कर लेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं हम कि हमारा जो सॉलिड होता है इसकी डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्लियर? Rigidness of solid comes due to inter-atomic and intermolecular force of attraction. Solid की rigidness कैसे आती है? इसके अंदर जो एटम्स होंगे उन एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। इसी वजह से क्या होता है, मैटर जो होता है अपना, जो भी अपना सॉलिड जो होता है वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, ठोसपन हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। क्लियर? देखो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के टाइप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, देखो सॉलिड एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमरफस सॉलिड। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो होता है स्टेबल, बट जबकि आपका जो अमरफस सॉलिड होता है वो होता है अनस्टेबल। अब देखो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट। जो इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डर अरेंजमेंट कैसे होता है? देखो ये मैंने कुछ पार्टिकल्स लिए हैं, अब इनका ऑर्डर अरेंजमेंट देखते हैं। देखो लिखा हुआ है ए बी 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 ए। क्या है? एक ऑर्डर चल रहा है, ए बी एक ऑर्डर चल रहा है। बट जब हम इधर आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है? रैंडम अरेंजमेंट। पहले आ रहा है ए बी, फिर आ रहा है ए, फिर आ रहा है बी, फिर आ रहा है ए बी, फिर बी ए, फिर ए, फिर बी ए, फिर ए बी, बी ए, कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है। तो इधर क्या होता है? रैंडम अरेंजमेंट होता है, बट जबकि इधर क्या होता है? एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बट जबकि जो आपके अमरफस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या है, समझते हैं इसको। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए बी ए, फिर इसके आगे भी और कुछ जुड़ा हुआ होगा ना, मैंने ये केवल एक पार्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा होगा? फिर बी, फिर ए, फिर ए बी ए बी ए बी, ऐसे चलता हो रहा है, ये से आगे बढ़ रहा होगा। तो ये क्या होगा? एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट जब हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? शॉर्ट रेंज। क्यों? क्योंकि देखो ए बी एक रेंज बन रही है, फिर ए, फिर ये अलग टूटता जा रहा है, फिर बी ए, फिर कुछ भी उल्टा सीधा आ रहा होगा इधर। तो ये क्या है? शॉर्ट रेंज। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रेंज है इसकी। बट जबकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ भी ए बी करके जुड़ता जा रहा होगा आगे। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मतलब काफी ज्यादा हीट देनी पड़ती है इनको पिघलाने के लिए, काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। एंड इधर देखेंगे, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनको कम हीट देंगे तो भी ये मेल्ट हो जाएंगे। अब देखो इसमें अपन देखते हैं, डायमंड देख लो तुम, डायमंड को काफी टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब काफी 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 टेम्परेचर देना पड़ता है जब जाके वो मेल्ट होता है। बट जब हम इधर बात करें, इसके एग्जांपल है प्लास्टिक एंड रबर। प्लास्टिक को आप देख लो, आप प्लास्टिक की पॉलिथीन को जरा सी उसके पास हीट ले जाते हो, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से ये इनका क्या होता है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक मतलब मैं आपको समझाऊंगी अभी इसी लेक्चर में, आगे समझेंगे इसके बारे में। एंड दे आर ट्रू सॉलिड, ये क्या होता है? ट्रू सॉलिड। एंड दे आर सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल लिक्विड। सुनो, इनको ट्रू सॉलिड क्यों कहा है? क्योंकि ये सॉलिड की तरह दिखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सॉलिड की तरह होती है। बट ग्लास ले लो तुम, ग्लास क्या होता है? सॉलिड की तरह दिखता है, ठीक है, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड की तरह नहीं होती है। सॉलिड को हम मेल्ट नहीं करा सकते हैं, बट इसमें आप ले लीजिए ग्लास, कांच, कांच सॉलिड की तरह दिखता है, बट जब हम उसको हीट देते हैं तो ग्लास क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। या फिर प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक क्या दिखता है? सॉलिड दिखता है, बट जब उसको मेल्ट करते हैं, उसके पास हीट ले जाते हैं तो क्या होता है? वो पिघल जाता है। इसलिए इसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं? सूडो सॉलिड के अंदर। इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है जल्दी से पिघल के, मतलब उसको पिघला दो फिर जल्दी से ठंडा होकर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है अगेन, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? सुपर कूल लिक्विड, जल्दी ठंडा होने वाला लिक्विड। समझ रहे हो? आपने प्लास्टिक देखी होगी, प्लास्टिक पॉलिथीन को हम जला देते हैं, उसके बाद अगेन हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? सुपर कूल लिक्विड। और ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड। क्लियर हो गए होंगे आई होप आपको सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या सुन रही है? सूडो का मतलब फॉल्स होता है। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमरफस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पॉइंट नंबर 6 ये कहता है, व्हेन कट विथ शार्प एज टूल, जब आप इसको शार्प एज टूल से काटेंगे तो स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, ये 2 पीस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। हैविंग, उनके क्या होगा? एकदम रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस मिलेगी। जब भी आप डायमंड को काटेंगे तो आपको क्या मिलती है? स्मूथ सरफेस मिलती है एंड रेगुलर सरफेस मिलती है। देखा होगा ना, एकदम चिकना रहता है, एकदम बराबर रहता है, कहीं से भी उखड़ा उखड़ा नहीं रहता है। इसी तरह अमरफस की बात करें, जब आप ग्लास को काटते हैं किसी भी शार्प एज टूल से तो कैसी रफ और इरेगुलर सरफेस ऑब्टेंड होती है हमें, ठीक है। कहते हैं ना कई बार कि उंगली कट जाएगी, तो किस लिए कटती है हमारी उंगली? क्योंकि वो सरफेस क्या होती है? रफ होती है, ठीक है। तो व्हेन कट विथ शार्प एज टूल स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। हैविंग रफ सरफेस होती है एंड इरेगुलर सरफेस, ऊंची नीची उखड़ी उखड़ी सरफेस, ठीक है। क्रिस्टलाइन की बात करें तो व्हेन कट विथ शार्प एज टूल स्प्लिट इनटू 2 पीसेस हैविंग स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व लेते हैं, टेम्परेचर और टाइम के बीच में इसका कर्व निकालना है। अब आपने देखा होगा NaCl सॉल्ट का एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम, आपको याद है ओशियन, जो सी का समुद्री जो पानी होता है उससे बनता है सॉल्ट, तो क्या करते हैं उसको धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, वो उसको धूप के अंदर रखते हैं, धीरे धीरे उसका नमक बनता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा पानी क्या होगा? पहले तो लिक्विड स्टेट में होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगी? इसकी सॉलिडिफिकेशन, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम अमरफस सॉलिड का कूलिंग कर्व लेते हैं टेम्परेचर और टाइम के बीच में। प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक की पॉलिथीन, जब हम उसको जलाते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है? वो थोड़े टाइम बाद ही वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसका कूलिंग कर्व क्या मिलता है हमें? स्मूथ। इसका ब्रेकिंग, क्योंकि थोड़े टाइम लिक्विड रहता है, वो फिर सॉलिडिफिकेशन उसकी चलती है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड होता है, फिर एक टाइम बाद वो सॉलिड हो जाता है। हुआ क्लियर आपको? तो इसका ब्रेकिंग कर्व मिलेगा हमें और इसका मिलेगा स्मूथ कूलिंग कर्व। क्लियर? अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स होंगे मेटल्स, डायमंड, NaCl। क्लियर? अमरफस सॉलिड के एग्जांपल होंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट डाल लो, नोट के अंदर ये तीनों लिख देना, एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और पॉलीमॉर्फस। समझते हैं। एनाइसोट्रॉपिक के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, D, एंड आइसोट्रॉपिक के लिए SD।
जो आपका फर्स्ट डी है वो होगा आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। एंड जो आपका ये पीछे वाला डी होगा ये होगा आपकी डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें भी सेम ये वाला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए होगा और ये पीछे वाला जो होगा ये आपकी डायरेक्शन के लिए होगा। क्लियर? चलो अब समझते हैं एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से हम इसको मान लीजिए हमने कट लगाया, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ से यूँ जाएगा है ना, ये ऐसे इस टाइप से हमने कट लगाया तो हमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है, बी बी बी, क्या मिल रहा है हमें, बी बी बी। क्लियर? अब देखो तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है, बी ए बी ए बी ए बी, क्या मिल रहा है, बी ए बी ए बी। तो ये क्या है, रैंडम है ये, ठीक है। ये क्या है, इधर भी हमें अलग मिल रहा है, डिफरेंट मिल रही है। इधर क्या मिल रही है हमें, बी 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 प्रॉपर्टी मिल रही है। इधर प्रॉपर्टी क्या मिल रही है हमें, बी ए बी ए बी ए, मतलब उल्टी सीधी प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। क्लियर? इस डायरेक्शन में गए तो आपको बी 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 मिली और इस डायरेक्शन में गए आपको तो बी ए बी ए बी ए मिली। क्लियर? अब देखते हैं आइसोट्रॉपिक के लिए। आइसोट्रॉपिक के लिए क्या है, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। सेम वैल्यू कैसे होगी, समझो, यहां से गए तो यहाँ क्या होगी, ए बी ये हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पे, मतलब इधर जा रहे हैं तो कुछ भी रैंडम मिल रही है हमें, ठीक है, रैंडम लिख देते हैं। मान लीजिए अब हम ऐसे गए, यहाँ भी क्या मिल रही है हमें, रैंडम। तो दोनों जगह रैंडम रैंडम मिल रही है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेम मिल रही है। रैंडम और रैंडम दोनों क्या है, सेम। तो सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, आगे पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फस क्या होता है। पॉलीमॉर्फस होता है सम सब्सटेंस अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। कुछ सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अडॉप्ट करते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ओके, अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के अंदर। कोई हाई प्रेशर के अंदर रहता है, कोई हाई टेम्परेचर के अंदर रहता है। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट आर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड के लिए अलग वो चाहिए, डिफरेंट कंडीशन चाहिए, ग्रेफाइट के लिए अलग कंडीशन चाहिए, बट स्टिल ये कार्बन के लिए कार्बन की ही एक फॉर्म है, इसलिए क्या कहा इनको, पॉलीमॉर्फिक, मतलब सेम उसी की तरह जो अरेंजमेंट हो, मतलब देखो उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो, बट सम सब्सटेंस अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। कुछ सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल, मतलब वो कार्बन ही थे बट उनके ऊपर कुछ कंडीशन लगी, कोई हाई टेम्परेचर के अंदर रहा, प्रेशर के अंदर रहा, तो उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, तो वो क्या बन गए, फिर डायमंड बन गए और ग्रेफाइट बन गए, ठीक है। आर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कार्बन की फिर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में बन गए। ओके, तो इसके अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको नोट डाउन करो। नेक्स्ट कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाई अमरफस इज सुपर कोल्ड लिक्विड। अमरफस को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने कभी पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी तो उनकी कांच चेक करना, उनके कांच देखोगे आप तो क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ से, मतलब ये मान लीजिए कांच है तो यहाँ से वो क्या होगा, काफ़ी थिन होंगे और यहाँ से काफ़ी थिक होंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो धीरे 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 नीचे फ्लो होना स्टार्ट होंगे। और चलो दिन में वो फ्लो हो लिए, रात को एकदम ठंडाई हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, वो फिर से फ्रीज हो जाते हैं। अगेन सेम ये प्रोसेस रिपीट होती है, धीरे 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 नीचे फ्लो होगा वो उसके पार्टिकल्स, तो क्या होंगे, नीचे का बॉटम पोर्शन काफ़ी थिक हो जाता है रेदर देन ऊपर का पोर्शन काफ़ी थिन रहता है। समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस को काफ़ी साल लगते हैं, ऐसा नहीं है ये 1-2 दिन की प्रोसेस है, काफ़ी साल लगते हैं इसको, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। अमरफस सॉलिड इज ग्लास। ग्लास मैंने बताया था आपको, अमरफस का एग्जाम्पल है। ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लो। ग्लास की एक टेंडेंसी होती है बहने की, बहुत स्लो। That's why bottom portion of glass become thick। इसी वजह से bottom portion जो होता है ग्लास का thick रहता है and the top portion become thin। और जो top portion जो होता है वो thin होता है। Clear?
सो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट अमरफस इज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अमरफस क्या होता है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 2, व्हाई ग्रेफाइट इज ट्रीट एज सॉलिड लुब्रिकेंट एंड स्लिपरी इन नेचर। तो भाई ग्रेफाइट को हम सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज करते हैं और ये स्लिपरी क्यों होता है नेचर में। सुनो, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कार्बन की एक लेयर हो गई ये वाली, एंड ये वाली कार्बन की सेकेंड लेयर हो गई। क्लियर। कार्बन की फर्स्ट लेयर, कार्बन की सेकेंड लेयर, तो इन दोनों की लेयर के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है रेदर देन ये दो कार्बन कार्बन एटम के बीच में। समझ रहे हो, ये दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, मच मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन कार्बन एटम। दो कार्बन कार्बन एटम्स के डिस्टेंस से काफी ज्यादा होता है डिस्टेंस दो लेयर्स के बीच में। ठीक है, अब समझते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ये दो एडजेसेंट लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज मच मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन कार्बन एटम। ये दो कार्बन एटम होंगे, इनका डिस्टेंस कम होगा, और ये जो दो लेयर्स होंगी कार्बन की, इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई ग्रेफाइट बिहेव एज सॉलिड लुब्रिकेंट एंड स्लिपरी इन नेचर। तो इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है और स्लिपरी होता है ये नेचर में। क्लियर। अब देखो, जो ये ग्रेफाइट होता है ये मशीन्स में यूज होता है लुब्रिकेंट की तरह। ठीक है, अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, क्योंकि अमरफस तो अनस्टेबल है तो उसको पढ़ने का कोई मैटर नहीं, उसको पढ़ने का कोई तुक नहीं होता है, तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, आयोनिक एंड मेटेलिक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉन पोलर। नॉन पोलर में होगा फोर्स। अब देखो, इनको पढ़ने का एक ही तरीका, सबसे पहले हम इनका लिखेंगे फोर्स ऑपरेटिंग, देन इनके एग्जांपल्स, देन इनकी प्रॉपर्टी। क्लियर। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें इसी तरीके से पढ़ना है। अब देखते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर में फोर्स ऑपरेटिंग दैम आर लंदन फोर्स। फोर्स जो उनको ऑपरेट करता है कौन कौन सा हो सकता है, लंदन फोर्स हो सकता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है, एंड इंस्टेंटेनियस फोर्स हो सकता है। क्लियर। पोलर में देखो फोर्स ऑपरेटिंग, चलो पहले एक पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल होंगे इसके H2, I2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। देखो, एंड इसकी प्रॉपर्टी देखो, दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलर। पोलर में फोर्स ऑपरेटिंग दैम इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनको फोर्स कौन सा ऑपरेट करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल होगा इसके बीच इसका HCl, SO2 एक्सेट्रा। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में फोर्स ऑपरेटिंग दैम इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जांपल है H2O, आइस। H2O में आइस, आइस ही क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, आइस क्या होती है, हार्ड होती है नेचर में, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है आइस, एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अबाउट टू। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर। अब पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ले लेंगे हम कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। हमने पहले पढ़ चुके थे कि हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें हमने मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कवर कर लिया था। अब पढ़ेंगे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम विद कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम, और वो किससे कौन सा फोर्स लगता है उनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो फोर्स ऑपरेटिंग दैम कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, उसको सिलिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट ले लेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये होंगे हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ये होंगे हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। इंसुलेटर, ये इंसुलेटर हो सकते हैं। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन होगा इसके अंदर। इनका होगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में है द फोर्स ऑपरेटिंग दैम आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स इनको ऑपरेट कर रहा है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं और कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं।
एग्जाम्पल होगा इसका NaCl, CaF2, LiBr एक्सेट्रा। इसकी प्रॉपर्टी होगी हार्ड एंड ब्रिटल, ये होंगे हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, एंड ये होंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब जैसे मान लीजिए आप सॉल्ट ले लीजिए NaCl, वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है जब वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। बट जैसे ही हम उसको लिक्विड स्टेट यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। क्लियर? तो ये आयोनिक सॉलिड भी आपका एंड हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में है द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन ने सराउंड कर रखा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये सब कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मान लीजिए ये एक वायर है, मैं बाजार से लेके आई हूँ, एक वायर मान लो, इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होगा फ्लो। तो मान लीजिए एक मेटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी करंट फ्लो होता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उनको कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो मोशन करते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल होगा सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी ले लेंगे, इसमें सारे मेटल्स लिख सकते हो आप, प्लेटिनम, गोल्ड, कुछ जो भी आपको आता है। एंड इसका प्रॉपर्टी हो जाएगी हार्ड होंगे, ये मेलेबल होंगे एंड डक्टाइल होंगे इन नेचर। आप सब जानते हैं मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है इनमें। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ये तो सब आप जानते ही हो। दे आर लस्चरस इन नेचर, इनमें चमक होती है, लस्चरस होते हैं ये। एक और पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, दे आर सोनोरस। क्लियर? अब जो आपका ये कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड था, ये आपका 2019 में पूछा गया है आरबीएससी में, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। ओके, ये 2019 में पूछा गया है आपसे। एंड जो आपका पोलर वाला था, इससे पहले मैंने आपको एक पोलर वाला पढ़ाया था, पोलर वाला, जिसमें मैंने नॉन पोलर पोलर पढ़ाया था आपको, उसमें मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो वो पोलर वाला 2013 में पूछा गया है। और एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला था वो आरबीएससी 2017 में पूछा गया, तो उनको आप मार्क कर लेना। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हो चुके हैं। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 3-4 पॉइंट्स और है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ओके, सो नोट डाउन करो इसको, इंपॉर्टेंट है ये काफी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट डालो, इसमें से आपके आरबीएससी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नोट डाले के आप 1 मार्क्स लिख लेना, इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुनो पॉइंट, ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज से ग्लास डिफरेंट होता है बिकॉज ग्लास इज अमorphous सॉलिड। क्यों होता है ये आपसे पूछ सकता है, वाई ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ग्लास इज अमorphous सॉलिड। मतलब मैंने आपको बताया था जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, एंड बट क्वार्ट्ज इज, जो आपका क्वार्ट्ज होगा वो होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछे वो व्हाई ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज, तो आप लिख सकते हो ग्लास इज अ टाइप ऑफ अमorphous सॉलिड। तो उसके फिर ब्रैकेट में लिख दोगे कि क्या होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, एंड लिख सकते हो, एंड फिर बाद में लिखोगे एंड क्वार्ट्ज इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर लिख दोगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, इसी वजह से क्वार्ट्ज डिफरेंट होता है ग्लास से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को पिघलाना और उसको फटाफट से ठंडा करने से क्या हो जाता है, ब्लास्ट। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ क्वार्ट्ज एंड कूलिंग इट रैपिडली टू फॉर्म ब्लास्ट। अगर मेल्टिंग कराओगे तुम क्वार्ट्ज की और फटाफट से उसको ठंडा कर दोगे तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट। एंड नेक्स्ट लिखोगे थर्ड पॉइंट, यूरिया हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यूरिया का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, बट सॉरी, यूरिया के बाद यहां आएगा बट ग्लास, एक सेकेंड, बट ग्लास डजंट। ग्लास का क्यों नहीं होता है, बिकॉज आपसे पूछ सकते हैं व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया इज शार्प एंड व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास इज नॉट शार्प। तो क्यों क्या आंसर लिखना है, बिकॉज यूरिया क्या होता है, एक टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एंड ग्लास इज अमorphous। मैंने कहा था आपको कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प। और जब ये जो कि इनकी बात करें हम ग्लास की, तो ग्लास का क्या होता,
ग्लास होता है एक अमरफस सॉलिड, तो अमरफस सॉलिड का होता है मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, तो क्या लिखना है ग्लास वाले में, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। लेक्चर 3 आ जाएगा जल्द ही, इसको तब तक आप अच्छे से रिवाइज करें। ओके, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने मेरी सारी बात क्लास में ध्यान से सुनी होगी तो आपको आधी से ज्यादा बात तो क्लास में याद होगी। ओके, सो बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट गाइज।